मेरा नाम मरियम है। मैं 18 साल की थी जब मेरी पहली शादी हुई और कुछ दिनों बाद मेरी तलाक हो गई। तलाक के 3 साल मैं घर बैठी रही। अब मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर पहली शादी के वक्त मेरे शोहर ने मुझे जो अजियत दी थी, मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर माँ मेरे साथ ये सब जबरदस्ती करना चाहती थी। मैं दूसरे कमरे में बैठी थी जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए हुए थे और माँ मुझे आवाजें दे रही थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं झूठ बोलकर उन्हें भगा दूंगी। जब मैं उन लोगों के सामने गई तो उन लोगों ने तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, मगर मैंने कहा मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना कहने की देर थी कि ड्राइंग रूम में एकदम से खामोशी छा गई। उन खवातीन के साथ आया मर्द नरमी से बोला, क्यों बेटी, हम में कोई बुराई है तो बताओ। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, बुराई आप में नहीं है, मुझ में है। मैं बांझ हूँ और इसी वजह से मुझे पहले भी तलाक हो गई थी। अम्मा आपसे ये बात छुपाना चाहती थी, मगर मैं आपको किसी धोखे में रखे बगैर साफ साफ बता रही हूँ। सो आप लोग जिस इज्जत के साथ आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं। मुझे लगा था कि वो लोग इनकार करके वापस चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आदमी सुकून से बैठा रहा और बोला कि हमें खुशी है कि आपने हमें सब सच बता दिया है। बात असल में यूं है कि हमारा लड़का दूसरे शहर में रहता है और उसकी उम्र भी कोई 30 साल ही होगी। वो भी पहली बीवी को तलाक दे चुका है और उसे औलाद की जरूरत भी नहीं है। तो हमें तो आपके रिश्ते में कोई भी खामी या खोट दिखाई नहीं दे रहा। जो लड़की इतनी साफ गो हो सकती है वो हमारे बेटे के साथ भी वफादार होगी। मैं हक्का बक्का उस मर्द की बातें सुनती रह गई। मैंने बहुत जोर लगाया कि मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मगर अम्मा सुनने को तैयार ही नहीं थी। अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और उन लोगों के जाने के बाद अम्मा ने बकायदा शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने गुस्से में अपने छोटे से बैग में 2-4 जोड़े डाले और कॉलेज के लिए निकल गई, मगर वापसी पर घर आने के बजाय एक होटल में चली गई। वहां कमरा किराए पर लिया और सोचा कि अब तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक अम्मा मेरा रिश्ता खत्म नहीं कर देती। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी मेरी वजह से रुकी हुई थी। अम्मा कहती थी, पहले तेरी शादी करूंगी फिर छोटी की करूंगी, मगर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी जिंदगी में आने वाला हर मर्द बेवफा होगा। कभी भी वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरे अब्बा ने मेरे बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और वो दौरानिया मेरी माँ की और मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन दौरानिया था। अम्मा के पास सिर्फ मैं थी। अब्बा ने दूसरी बीवी को लाकर अम्मा के सर पर मुसल्लत कर दिया था और कहा, खबरदार जो इसे कुछ कहा तो मैं पहले भी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। सोतन ने अम्मा को उस घर से निकालने के लिए हर जतन कर दिए, मगर अम्मा के आगे कोई था ना ही पीछे कोई। वो औरत किचन को ताला लगा देती और हम दोनों माँ बेटी भूखी बैठी रहती। फिर अम्मा ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और उनसे जो पैसे आते थे मुझे भेजकर होटल से 2 रोटियां और थोड़ा सालन मंगवा लेती थी। इस बात पर भी सोतन को इतराज था और जैसे ही अब्बा घर आते वो उनके सामने मजलूम बनकर कहती, ये देखें मुझे जले आलू पका दिए हैं। खुद दोनों माँ बेटी होटल से खाना मंगवा कर खाती रहती हैं। अब्बा माँ को घूर कर देखते और जो खर्च देते थे उससे भी हाथ खींच लिया कि मैं तुम्हारी अयाशियों के लिए नहीं कमाता हूँ। मेरी मनपसंद बीवी ये जली कटी चीजें खाए और तुम अपनी नहुसत की मारी बेटी के साथ मिलकर होटलों की अयाशियां करो। अब घर में अब्बा की दूसरी बीवी ने भी मुर्गन ग़िज़ाएं पकाना शुरू कर दी और वो मुझे सामने बिठाकर चटखारे ले लेकर खाती। अम्मा जब अब्बा से शिकायत करती तो वो कहते, अब क्या हुआ है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम जाओ खाओ होटलों से खाना, अब क्यों तड़प रही हो। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से किचन का सामान डलवा सकते। सो अम्मा जो 2 दिन में एक जोड़ा सीती थी उन्होंने एक दिन में 2 जोड़े सीने शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन अम्मा थोड़ा सा सामान और एक चूल्हा खरीद कर लाई। अब अब्बा की चहेती बीवी को इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी, मगर शुक्र के अब्बा ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो जब से दूसरा निकाह करके आए थे हमें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके थे। अब तो मैं भी उन्हें अब्बा कहकर पुकारती तो वो थप्पड़ लगा देते और कहते, खबरदार मेरे सामने आई तो भाग जा यहाँ से। इस इतने बड़े घर में मेरी और मेरी माँ की वाहिद जाए बना एक छोटा सा कमरा था जहाँ हम रहते भी थे और किचन के तौर पर भी वही इस्तेमाल करते थे। फिर एक दिन अब्बा ने हमारे कमरे के आगे से छोटी सी दीवार बनाकर हमें अलग कर दिया और दरवाजा लगा दिया।
इतनी ही उनकी मेहरबानी थी जो उन्होंने हम पर कर दी। फिर अम्मा ने पैसे जमा करके वॉशरूम बनवाया और एक और कमरा बना लिया। इस काम में 1.5 साल लग गया, मगर तब भी अब्बा की दूसरी बीवी से औलाद ना हुई। हमें तो वो मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। अगर कभी मैं गली में खड़ी होती और सामने से अब्बा आ जाते तो उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा था कि बाहर क्या कर रही हो, घर में अंदर जाओ। जबकि मेरी हसरत ही रही कि मेरा बाप भी बाकी लड़कियों के बापों की तरह मेरा ख्याल रखें। अब अक्सर औकात हमें दीवार पर से अब्बा और उनकी मनपसंद बीवी की तल्ख कलामी, जो लड़ाई और फिर मार पीट तक पहुंच चुकी थी, रोज सुनाई देती थी। अब हमारे घर में तो एक तरह से सुकून हो चुका था। फिर एक रोज पड़ोसन ने अम्मा को बताया कि तुम्हारी सौतन हामला है। ये बात अम्मा चुप करके पी गईं, मगर मुझे बड़ी नफरत महसूस हुई कि अब अब्बा उन बच्चों को वो सारी मोहब्बत देंगे जो मेरे हिस्से की थी और मुझे कभी नहीं मिली। यही बात मुझे रात भर सोने नहीं देती थी। फिर अम्मा ने समझाया कि जिसके नसीब का जो होता है वो उसे मिलकर रहता है। तब जाकर थोड़ा सुकून हुआ। मगर फिर एक रोज पता चला कि अब्बा की दूसरी बीवी के यहाँ बेटी हुई है और बेटी पैदा करने पर अब्बा ने उसे भी तलाक दे दी है। ये खबर बड़ी हैरानकुन थी। यानी अब्बा ने सिर्फ बेटे की खातिर उस औरत से शादी की थी। तलाक पर उस औरत ने वो बच्ची वहीं छोड़ दी और बड़े मजे से हक महर लेकर चलती बनी। अब्बा ने उसकी मोहब्बत में आकर जो घर उसे दिया था उसने वो भी बेच दिया था। अब अब्बा का हाल ये था कि वो बिल्कुल खाली हाथ हो चुके थे। फिर वो लौटकर हमारे दरवाजे पर आए, अपनी दूसरी बेटी अम्मा को दी और उनसे माफी भी मांगी। अम्मा ने दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दिया। अब अम्मा को एक बेटी और मुझे मेरी बहन तो मिल गई थी, मगर ना उन्हें शोहर मिला और ना ही मुझे बाप। अब्बा वो लड़की हमारी गोद में डालकर न जाने कहाँ चले गए। बस एक रोज इल्म हुआ कि उनकी लाश कई दिनों से अस्पताल में पड़ी है। अम्मा अस्पताल गईं तो पता चला अब्बा को कैंसर था और वो कई दिन से एक सरकारी अस्पताल में एडमिट थे और वहीं उनकी मौत हुई है। अम्मा ने मोहल्ले वालों की मदद से अब्बा का जनाजा पढ़वा दिया, मगर मुझे उस दिन से मर्द बुरे लगना शुरू हो चुके थे। मगर मर्दों से नफरत तब हुई जब सच में मेरा पाला एक मर्द से पड़ा था। अम्मा ने सोतन की बेटी को मुझसे बढ़कर मोहब्बत दी। अम्मा ने हमेशा हर लम्हा हम दोनों को साथ रखा और यहाँ तक कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत एकदम से जन्म ले उठी। अब मेरा सारा वक्त छोटे के साथ ही गुजरता था, बल्कि उससे दूर जाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं 18 बरस की हुई तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। इतने रिश्तों को ठुकराने के बाद बिल आखिर अम्मा को एक रिश्ता मेरे लिए पसंद आ ही गया और बगैर तहकीक के ही मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया गया। वो लड़का 25 बरस का होगा। पहला हफ्ता तो मेहमानों के साथ गुजरा, मगर जैसे ही घर खाली हुआ तो मेरे ससुरालियों की असलियत भी मुझ पर खुलना शुरू हो गई। मेरी नंद बेहद खूबसूरत थी। शाम के वक्त छत पर बने एक छोटे से हाल की सफाई सुथराई की जाती और फूलों को तोड़ तोड़ कर टोकरियों में खुशबू के लिए रखा जाता। मुझे जब मेरी सास ने कहा कि बहू तुम भी तैयार हो जाओ तो मैं जल्दी से तैयार हो गई। मैं जैसे ही तैयार हुई, सास ने भी नए कपड़े पहने और हाथों पैरों में थोड़ा थोड़ा जेवर पहनकर मुझे साथ लिया और छत पर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस बूढ़ी औरत को तैयार होने की क्या सूझी है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी जिसे बुढ़ापे में भी तैयार होने का बेहद शौक हो। खैर, मैं ऊपर आई तो पूरी छत गुलाब और मोती के फूलों से महक रही थी और वहाँ एक बड़े कालीन के ऊपर गोल तकिए बड़े तरीके से रखे गए थे। सास ने मुझे एक मखसूस चांदनी पर बिठाया जो थोड़ी ऊपर थी। मैं हैरत से सब कुछ देखते हुए वहाँ बैठ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और यहाँ कौन सी महफिल लगने वाली है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ मर्द आना शुरू हो गए जो घर की पिछली जानिब बनी सीढ़ियों से छत पर आ रहे थे। मैं जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी तो सास ने बाजू पकड़कर बिठा दिया और साथ ही खुद भी बैठ गई। मैंने बहुत एहतजाज किया और उठने की कोशिश भी की, मगर सास की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। वो पूरी महफिल में मुझे अपने साथ लिए बैठी रही। जब वहाँ काफी सारे मर्द आ गए तो तब मेरी नंद आई। जी बिल्कुल दुल्हनों की मानित बनी संवरी थी। खूब जेवर और मेकअप में वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई और मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार किसी खतरे की जानिब इशारा करती महसूस हो रही थी। वहाँ बैठ तो मैं चुकी थी, मगर अब देखना चाहती थी कि ये तमाशा कहाँ तक जाता है। मगर मुझे इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साउंड सिस्टम चला और फिर नंद का रक्स शुरू हुआ, जो कि क्लासिक रक्स था।
मगर मैं हक्का बक्का थी कि ये कैसे घर में ब्याह आई हूँ जहाँ औरतों की इज्जत ही नहीं है बल्कि उनसे ही ये रक्स करवा कर पैसे कमाए जाते हैं। वहाँ 2 घंटे की महफिल थी और उस महफिल में मैं कैसे बैठी थी ये मैं बता भी नहीं सकती थी। महफिल के इख्तिताम पर सब लोग नंद पर पैसे निछावर करते हुए वहाँ से चले गए। तब सास मुझे नीचे ले आई और शोहर के सामने मुझे धक्का देकर बोली, इसे अच्छे से समझा दो, वहाँ बैठने की तमीज ही नहीं है। तुम्हारी बीवी को और ये भी बता दो ये यहाँ किस लिए आई है, दोबारा मुझे ये सब ना कहना पड़े। इतना बोलकर सास और नंद कमरे में बंद हो गईं और शोहर मुझे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाकर बोला, तुम्हारी वजह से आज जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं उसे फरामोश कर दूंगा, मगर आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। मेरा जहन मुझे बहुत कुछ समझा रहा था। मैं गलत जगह और गलत लोगों में फंस चुकी थी, मगर फिर भी तस्दीक जरूरी थी। मैंने पूछा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जगह कौन सी है और आप लोग क्या काम करते हो। इस बात पर शोहर हंस दिया और बोला, इतनी मासूम लगती तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि तुम्हें कोई शक ना रहे। ये कोठा तो नहीं है मगर उसी तर्ज की जगह है। यहाँ तवाइफ नहीं बल्कि रकासा होती हैं, जैसे मेरी बहन रकासा है। अब तुम भी रक्स सीख कर उसके साथ इस घर का खर्च चलाओगी। मैं हैरत से अपने नामदार शोहर की बकवास सुनती जा रही थी। यानी कि मेरे बाप के बाद दूसरा मर्द जो मेरी जिंदगी में आया वो इस कदर घटिया जहनियत का होगा, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यानी वो बड़े आराम से अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने नाचने का हुक्म दे रहा था। उसने मुझसे शादी ही इसी वजह से की थी। शोहर मुझे अच्छी तरह समझा कर जा चुके थे, मगर मुझे लग रहा था मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। अगले रोज का इंतजार किए बगैर मैं रात को छत से गली की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के जरिए वहां से भाग गई और सीधा अपने स्कूल टीचर के पास गई। मैं 10वीं तक तो पढ़ी थी और वहाँ मेरी एक उस्तानी थी जिसके शोहर वकील थे। आधी रात को मैं उनके दरवाजे पर खड़ी उनसे मदद मांग रही थी कि मुझे बस किसी तरह से खुला दिलवा दें, वरना कल तक अगर मेरे शोहर ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस अल्लाह की बंदी ने मुझे अपने घर रख लिया और कहा कि जब तक खुला नहीं होगी तुम अपने मेके भी मत जाना, और वरना वहाँ पर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं मान गई और उस्तानी के शोहर ने मेरी खुला दायर करवा दी। मेरे शोहर को जब ये सब पता चला तो उसने मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। वो बहुत बड़े बड़े वकीलों के साथ गया, मगर आखिर में वही हुआ जो मैं चाहती थी, यानी मेरी उसके साथ खुला हो गई थी। और ये सारा दौरानिया मैं अपने उस्तानी के घर पर ही रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई और ठिकाना ही नहीं था। खुला के बाद मैं घर जाने लगी तो उस्तानी ने कहा, शादी तो खत्म हो चुकी है कि अब तुम अपनी बेहतर जिंदगी बना लो। 10 तक तो पढ़ चुकी हो, अब आगे कॉलेज में एडमिशन लो और कुछ बन जाओ, ताकि कल को कोई तुम्हें या तुम्हारी माँ को इतनी आसानी से धोखा ना दे सके। ये बात मेरे दिल पर लगी थी और मैंने उस्तानी की मदद से ही कॉलेज में दाखिला ले लिया था, जो कि उनकी सहेली का ही था। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और मेरी जिंदगी एक मर्तबा फिर से वहीं पर आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। अम्मा ने कसम खा ली थी कि छोटी की शादी जल्दी नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी तरफ से जो सबक उन्हें मिल चुका था वो उसे दोबारा नहीं दोहरा सकती थी। मैंने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर बीएससी का इम्तिहान देकर मेरी कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी हो गई। उस रोज अम्मा बहुत खुश थीं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का पहला दिन था जब उन्हें कमाने के लिए कपड़े नहीं सीने पड़े थे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी बेटी सब संभालेगी। मैंने भी अम्मा को कोई काम नहीं करने दिया। हमारे घर के हालात एकदम से ही बदल गए थे। नौकरानी आ गई थी, घर में अच्छा खाना बनने लगा था, छोटी बहन अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गई थी, यानी जिंदगी बहुत पुरसकून और आसान हो गई थी। फिर एक दिन अम्मा को छोटी की शादी की फिक्र होने लगी। फिर छोटी के लिए जो रिश्ते आए उन्होंने मुझ पर सवाल उठाया कि बड़ी बहन तो घर बसा नहीं सकी, फिर छोटी क्या खाक घर बसाएगी। ये बात अब मैं उन्हें कैसे बताती कि कौन सी बीवी होती है जो रकासा बनकर अपने शोहर की जेबें भरती है, मगर इसमें बदनामी मेरी ही थी। अम्मा ने बहुत जोर डाला कि मैं शादी करूं, मगर मेरा इनकार इकरार में नहीं बदला था। मैं होटल में बैठकर यही सोच रही थी कि मुझे छोटी का फोन आ गया कि तुम्हारी वजह से अम्मा ने बात को दिल पर ले लिया है, खुदा के लिए जिद छोड़ो। क्या यही बेहतर नहीं कि मैं शादी कर लूं, फिर अम्मा का शिकवा भी खत्म हो जाएगा और छोटी का घर भी बच जाएगा। मैं शाम को घर पर मौजूद थी और अम्मा को अपनी शादी के मुतल्लिक हाँ भी कह दी थी।
जिस पर वो बहुत खुश थीं, जबकि मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, मगर अब लड़के वालों को हाँ बोल चुके थे तो कुछ नहीं हो सकता था। छोटी तो बहुत ही खुश थी। जैसे ही मेरा रिश्ता तय हुआ, छोटी के लिए भी एक दो रिश्ते आ गए थे। मेरे ससुरालियों को जल्दी थी और 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही मेरा निकाह होकर मेरी रुखसती भी हो गई थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे ही अचानक से एक मर्तबा फिर मैं दुल्हन बन जाऊंगी और पता नहीं वो शादी भी कामयाब होगी या नहीं। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शादी के बाद मुझे दूसरे शहर ले जाया गया जहाँ मेरे शोहर मुकीम थे। मेरी सास और नंदे मुझे वहीं छोड़कर चली गईं। मुझे बहुत अजीब लगा कि भला दुल्हन को अकेले ऐसे छोड़कर कौन जाता है। उनके इकलौते बेटे की शादी है और दुल्हन के साथ ऐसा अजीब रवैया, जबकि रिश्ता लेते वक्त तो बड़े अच्छे बन रहे थे। मेरे शोहर कमरे में आए तो मैंने उन्हें पहली मर्तबा देखा। वो बहुत खूबसूरत थे, मगर अचानक उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आई और वो घबरा गए। मुझे देखते ही बोले, एक जरूरी काम है, मैं 2 घंटों तक वापस आ जाऊंगा। उनकी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। शोहर के जाते ही मैं खाली कमरे का जायजा लेने के लिए उठी और सारे कमरे को खोल खोल कर देखने लगी। आखिरी कोने में एक कमरा बंद था। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी तो उसी लम्हे किसी के रोने की आवाज आई तो मैं डर गई। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि सामने एक 10 साला बच्चा बड़ी बुरी हालत में लेटा हुआ था। वो शदीद जख्मी था, गोया किसी ने मार मार कर फेंका हो। मैं आगे बढ़ी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पूछा, कौन हो तुम? उस पर वो बच्चा रोते हुए बोला कि मैं नौकर हूँ। ऐन उसी लम्हे हमारे घर के बाहर पुलिस आकर रुकी और अचानक से छापा पड़ गया। पुलिस ने मुझसे हर बात पूछी। मैंने यही बताया कि मैं तो ब्याह कर अभी इस घर में आई हूँ, शोहर 2 घंटे के लिए बाहर गया है। तब पुलिस ने उस नौकर को पहले अस्पताल भेजा और फिर मुझसे पूरी तस्दीक करने के बाद कहा, आप जानती हैं ये मर्द कौन है जिसने आपसे शादी की है? तो मैंने नफी में गर्दन हिला दी, जिस पर पुलिस एहलकार ने बताया कि ये मर्द एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ये नशों की खरीदो फरोख्त इस नौकर के जरिए करता था। उसे अपनी खरीदो फरोख्त बढ़ाने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, तभी झूठे माँ बाप के जरिए उसने आपसे शादी की है। मगर हम लोगों को उस मुजरिम की कब से तलाश थी। अब हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें बहुत सारी नशे आवर चीजें मिली। मैं हैरत में गुम खड़ी की खड़ी रह गई और ये सोचती रही, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही घटिया मर्द हैं जिन्हें सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करना और उनके जरिए कमाना आता है। मैंने पुलिस का साथ देने का वादा किया और उसी घर में रही। 3 दिन बाद मेरा शोहर वापस आया और मैंने यूं जाहिर किया कि जैसे मुझे किसी बात का इल्म भी नहीं है, और उसी रात पुलिस को इत्तला करके उसे पकड़वा दिया। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस मर्द से तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे माशरे में एक औरत की तलाक पूरे घर पर बहुत असर रखती है। और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बच्चे का हुआ था जो अस्पताल में उसी रात दम तोड़ गया था। आज मेरा शोहर जेल में सजा काट रहा है और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। छोटी की शादी हो गई है। आखिर में मैं आपसे एक राय लेना चाहती हूँ, क्या मुझे अपने शोहर से खुला लेकर तीसरी शादी करनी चाहिए या मैं सारी उम्र ऐसे ही गुजार दूं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।